एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमारा एक ही टॉपिक है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हमें उसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा करना होगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसके सिर्फ फार्मूलाज हैं और डिपेंडेंस है। और ये भी टॉपिक आसान होता है अगर हमें सिर्फ शॉर्टकट्स पता हो। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम आसान हो जाता है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करना आती हो, हमें उनकी रेशो फाइंड करना आती हो, शॉर्टकट से होती है। हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को फाइंड करना आता हो, ये भी शॉर्टकट से होता है। बोर एटॉमिक मॉडल में किसी भी ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस फाइंड करना है, उसके भी डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्बिट की तमाम वैल्यूज पता होती हैं। हम उनके साथ n स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं, हमारे आंसर्स आ जाते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात अगर हम करते हैं तो हमें पता है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब बेसिकली क्या होता है? स्पेक्ट्रम आपके पास एक कॉम्बिनेशन होता है फ्रीक्वेंसीज का या वेवलेंथ का। जैसे हम कहते हैं जी रेनबो है तो रेनबो स्पेक्ट्रम है 7 कलर्स का। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, जो किसकी वजह से होगा? या तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, या लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। इसका मतलब ये दो तरह का होगा। अगर हम बात करें कि दो तरह का क्यों, हम कहेंगे एक होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को किसी लो एनर्जी लेवल से किसी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल तक पहुंचाना है तो उसका स्पेक्ट्रम सेपरेट होगा। और अगर हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के अंदर आए तो ये बच्चे कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम, ये सेपरेट होगा। और हम अपने सिलेबस के अंदर जिस स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे होते हैं वो कौन सा स्पेक्ट्रम है? वो बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। और इसकी जो टाइप्स हैं जो आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री के अंदर भी, वो होती हैं लाइन, डिस्क्रीट, जहां पर आपके पास फिक्स वैल्यूज होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। ये लाइन स्पेक्ट्रम होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। ज़्यादातर ये किन में होता है? ये लाइटर एलिमेंट्स में होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपका लाइन होता है, डिस्क्रीट होता है। इसके अलावा एक्सरे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती हैं, फिक्स वैल्यूज होती हैं। दूसरी टाइप हमारे पास होती है बैंड स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम जो होगा जब वो मिशन करेंगे वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है। ये फिक्स जैसे कलर्स के बैंड्स होते हैं और हर दो बैंड्स के दरमियान एक लाइन होगी जो उनको सेपरेट कर रही होगी। कि मैं अगर रेड लाइट यूज़ करता हूँ और आगे ब्लू, तो दोनों में एक लाइन होगी जो एक सेपरेट बैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए होगी। तो मॉलिक्यूल्स का जो स्पेक्ट्रम है वो बैंड स्पेक्ट्रम है। और तीसरी टाइप हमारे पास जो होती है वो होता है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। याद है? तो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्यों होता है कॉन्टिन्यूस? क्योंकि एक के बाद दूसरा सारे लिंक होते हैं, एक लाइन में सारे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कोई भी डिस्टिंक्ट करने की लाइन इनमें नहीं होती। और इसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप पढ़ते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करती है। अब हमने इनमें क्या पढ़ना है? हमने सिर्फ पढ़ना है हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन के अंदर जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और हम उसको नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का। और हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का जो फार्मूला ड्राइव होता है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से होता है। वो जो फार्मूला मैं लिखूंगा, इस फार्मूला को रेडबर्ग्स फार्मूला कहा जाता है, जो बोर से कैलकुलेट हुआ। और ये फार्मूला था 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स 1/p² - 1/n²। रेडबर्ग्स फार्मूला हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास कभी भी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करते। अगर हम कहें कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी लेवल सिंगल है, ये गलत है। एनर्जी लेवल हर एक इनफाइनाइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी लेवल, लेट से वो फर्स्ट से 7 या 8 में चला गया, वापस वो डायरेक्ट नहीं आता, वो वापस हमेशा पार्ट्स में आता है। 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 और नीचे। और जब वो वापस अपनी ट्रांजिशन स्टेप्स में करता है, हर दफ़ा ट्रांजिशन के रिजल्ट में एक फोटोन इमिट होगा। उसी वजह से ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्रिएट होती हैं। और हर स्पेक्ट्रल लाइन रिप्रेजेंट करती है किसी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल को, कि वो यहाँ से यहाँ पर आया तो कौन सी लाइन, कौन सी वेवलेंथ इमिट होती है। और जब इन तमाम वेवलेंथ्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो फिर ये स्पेक्ट्रम बनता है। इसको बोलते क्या है? हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें जो P और N है ये रिप्रेजेंट किसे करता है? ये बेसिकली आपके एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कि लेट से N हाई है, P लो है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आया
तो वहाँ पर उसने एक स्पेक्ट्रल लाइन एमिट की, एक फोटोन एमिट किया। हमने क्या करना है, हमने उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। एक तरीका और भी था कि हम इस फोटोन की एनर्जी को और इस फोटोन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करते, और वो बोहर का बेसिकली पॉस्टुलेट है कि दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होता है वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल होता है। लेकिन ये जो फार्मूला है En माइनस EP इज इक्वल टू HF या HC बाय लैम्डा, ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल्स है, और जो रेडबर्ग का फार्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन किन दो के दरमियान हो रही होती है। तो अगर तो आपका क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आए तो फिर आप बोर का ये पॉस्टुलेट यूज करते हो, और अगर क्वेश्चन सिंपल ये आए कि इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आया, बताओ वेवलेंथ कितनी है, तो फिर आपको रेडबर्ग फार्मूला यूज करना पड़ता है। और इस रेडबर्ग फार्मूला के अंदर जो RH है, जो रेडबर्ग कांस्टेंट कहला रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.07 के आगे भी होता है, हमने याद नहीं करना, हमने अपने MCQ आसान करने हैं, हम 1.07 तक याद रखेंगे। 7 और यूनिट पर मीटर। ये बेसिकली है किसके इक्वल? ये E0/hc के इक्वल होता है। E0 क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये उसके इक्वल होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। अब आते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रल सीरीज की। स्पेक्ट्रल सीरीज बनती कैसे है? ये जो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो एमिट हो रही हैं, उनका ये ऑर्डर भी तो होगा। जो फर्स्ट में आएगा उसका ऑर्डर कुछ और होगा, जो सेकंड में आएगा उसका ऑर्डर कुछ और होगा, जो थर्ड में आएगा उसका ऑर्डर कुछ और होगा। इन तमाम वेवलेंथ्स को जब एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, फर्स्ट वालों को अलहदा, सेकंड वालों को अलहदा, थर्ड वालों को अलहदा, तो स्पेक्ट्रल सीरीज डेवलप होती हैं। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से इंफिनिटी से कहां पर आएगा? 1 में, कहीं से भी 1 में आएगा, चाहे इंफिनिटी से 1 में आए, चाहे वो 2 से 1 में आए, चाहे वो 3 से 1 में आए, चाहे 4 से 1 में आए, इन तमाम वेवलेंथ्स को अगर हम एक सीरीज के अंदर अरेंज करें, इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। कहां से आए? चाहे वो इंफिनिटी से आए, चाहे वो 4th से आए, 3rd से आए, 2nd से आए, जब भी 1 में आएगा, इन तमाम वेवलेंथ्स को एक ऑर्डर में अरेंज करें तो दैट सीरीज इज कॉल्ड। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ये है क्योंकि दूर से आता है ना, 1 में आ रहा है, एनर्जी ज्यादा है। कितनी एनर्जी होती है इसकी? अल्ट्रा वायलेट, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाया करता है। लेकिन जो कहीं भी हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आएगा? सेकंड में आएगा, चाहे इन्फिनिटी से आए, चाहे हमारे पास वो 4th से आए, चाहे वो 3rd से आए। यहाँ पर बच्चे जो हमारे फोटोन एमिट होंगे, इनकी जो सीरीज बनेगी, सबसे पहले डिस्कवर ये हुई थी, और ये वाइड सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाया करती है, बाकी कोई विजिबल रीजन में नहीं होती। इससे ऊपर चले जाएं, इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी हाई एनर्जी लेवल से 3rd में आता है, चाहे इन्फिनिटी से आए, 4th से आए, 5th से आए, तो इस सीरीज का नाम क्या है? और इसी तरह इसके बाद 2 सीरीज और हैं, एक ब्रैकेट है और एक फंड सीरीज। हम इन सीरीज की बात करेंगे और इन्हीं के सारे क्वेश्चन होते हैं इस पूरे यूनिट के अंदर। अब इसको पढ़ने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। उस टेबल के अंदर हम सबसे पहले उस सीरीज का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे उस सीरीज के लिए P की वैल्यू क्या होगी, फिर लिखेंगे N की वैल्यू क्या होगी, फिर लिखेंगे कि हमारे पास उसका जो रेडबर्ग्स फार्मूला होगा वो क्या बनेगा, फिर हम उसके बाद मेंशन करेंगे कि उस सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी और उस सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ कब होगी। डायमंड सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। इसके बाद क्यों नहीं होती? होती हैं, उनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता। क्योंकि जब आप यहाँ पर एनर्जी को लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि लाइमन सीरीज किस रीजन में लाया करता है? लाइमन सीरीज लाया करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। बाल्मर कहाँ लाया करता है? विजिबल रीजन के अंदर। पास्टन सीरीज, ब्रैकेट, फंड, ये तीनों लाया करते हैं। और क्या इन तीनों की एनर्जी सेम होती है? नो। जैसे जैसे आप पास्टन से फंड में जाते जाओगे आपके पास ये एनर्जी कम होती जाएगी,
और इंफ्रा रेड के बाद बचता ही रेडियो है जो सबसे लीस्ट एनर्जेटिक होते हैं। इसका मतलब फंड सीरीज इंफ्रा रेड तो है लेकिन सबसे कम एनर्जी इसकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। लाइमन सीरीज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से कहां पर आएगा, 1 में आएगा। बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड कहां से आएगा? लाइमन में 1 से बड़ा जो भी होगा, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। बाल्मर में 2 से बड़ा जो भी होगा, पास्टन में, ब्रैकेट में इसी तरह से 5 ऑनवर्ड और यहां पर 6 ऑनवर्ड। अब आए इसके रेडबर्ग फार्मूला की तरफ कि अगर हम इसके रेडबर्ग फार्मूला को लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम इस फार्मूला के अंदर बस P को रिप्लेस कर देंगे। तो अगर कहीं पर फार्मूला लिखा हो 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर 1 होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, तो ये बाल्मर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशन लिखी होगी, बताओ ये किस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। इस फार्मूला के अंदर, सॉरी लाइमन, इस फार्मूला के अंदर अगर यहाँ पर 2 लिखा होगा तो ये बाल्मर होगा। वो क्या बताओ ये किस रीजन में होता है। आप सिर्फ इसको देखोगे कि यहाँ क्या लिखा होगा, अगर लिखा हुआ है 2 आप कहोगे ये विजिबल रीजन में है। नेक्स्ट, अगर आप कहते हो कि पास्टन है तो पास्टन के अंदर यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और लास्ट में 5। अब आपको अगर n की वैल्यू गिवन हो, क्या आप इन फार्मूलाज में n को सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो? तो इन क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना कि अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि पास्टन सीरीज में n की वैल्यू लेट से 7 है, बताओ लैम्डा कितना होगा। आपने 7 का स्क्वायर लिया 49, 3 का स्क्वायर 9, नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये कैलकुलेटर से ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अब कैलकुलेटर के बगैर करोगे तो थोड़े टफ होते हैं, तो बड़े कम चांस होते हैं कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछ सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक में कैलकुलेशन बेस्ड मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ के आते हैं। पहले समझते हैं कि वेवलेंथ मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन दूर से आएगा एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, हम कहेंगे जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ। तो याद रखिएगा जब भी n की वैल्यू इंफिनिटी, n की वैल्यू हमारी वेवलेंथ मिनिमम, यानी मुझे इन सीरीज में से किसी की भी फाइंड करनी है मिनिमम वेवलेंथ, मैं इन फार्मूलाज में n की जगह क्या पुट कर दूंगा, मैं n की जगह पुट करूंगा इंफिनिटी, मुझे तमाम सीरीज के अंदर मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे बाल्मर सीरीज के अंदर फाइंड करके दें कि मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। हमने सबसे पहले तो ये देखना कि बाल्मर है तो P होगा 2 और मिनिमम है n होगा इंफिनिटी। फिर अप्लाई कर दें फार्मूला को 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर P का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा इंफिनिटी। कोई भी चीज़ डिवाइड इंफिनिटी से हो तो आंसर 1 ओवर 4 माइनस 0, ये आपके पास आ गया r/4, रेसिप्रोकल हो गए 4 ओवर r आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा 4 ओवर r। अब हर सीरीज में इसको फाइंड कर सकते हो। अब r की वैल्यू पता है कितनी होती है, 10⁻⁴, सॉल्व नहीं हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय 1 तो 4 ही होगा ना, बस इसको 4 ही लिखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये आपकी वेवलेंथ है। ठीक है, ये हो गई मिनिमम वेवलेंथ। अब मैक्सिमम चाहिए। बच्चे मैक्सिमम तब होगा जब इलेक्ट्रॉन सबसे करीब से आएगा। क्यों? जब सबसे करीब से आएगा तो वहां पर हमारी एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ। इसका मतलब मुझे किसी भी सीरीज के अंदर अगर मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है तो मेरी n की वैल्यू P+1 होगी। सबसे करीब तो P+1 है ना। लाइमन में सबसे करीब कौन है? 2। बाल्मर में सबसे करीब, तो क्या ये P+1 नहीं है? तो आपको ये 2 शॉर्टकट्स याद रखने हैं कि अगर आपने किसी भी सीरीज के अंदर फाइंड करनी है मिनिमम वेवलेंथ तो आपने n को कितना पुट करना है, और किसी भी सीरीज में फाइंड करनी है मैक्सिमम आपने P+1 पुट करना। अब लिखें वैल्यूज। लाइमन के अंदर n कितना होगा मैक्सिमम के लिए? 2। बाल्मर के लिए, पास्टन के लिए 5 और यहाँ 6। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फर्स्ट करो, हमें ये कहा जाता है कि फंड सीरीज के अंदर
फाइंड करें मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू क्या है। तो फंड में पी कितना होता है 5, पी के सबसे करो क्लोज n6 पुट करेंगे, सॉल्व करें आगे, आप भी करें मैं भी करता हूं, आंसर बताएं क्या आएगा। क्या आएगा 25 36 का एलसीएम, सॉल्व करना पड़ेगा। ट्वेंटी 25 इंटू 36 ही होगा 900 जरूरत ही नहीं पड़नी, ये आएगा। मैं चेक कर लिया वो 25 36 ही है, और होता असल में ऐसा ही है, जब दो नंबर्स मल्टीपल ना होना एक तरह एक दूसरे के, उनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है, लेकिन बेहतर है चेक कर लेना। तो 25 36 मैंने एलसीएम लिख दिया, जब 25 ऊपर 36 और यहाँ 25, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 25 इंटू 36 मल्टीप्लाई किया, क्या आया 11 900 सर, समथिंग इज इट, बताओ 900 सर, पूरा 900 और नीचे क्या आएगा 11, ये आंसर है। ठीक है, और ये क्या है मिनिमम मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, किसी भी सीरीज के अंदर रेशो फाइंड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सीरीज है मेरे पास पासन के लेते हैं, पासन सीरीज के अंदर आपने मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशो फाइंड करनी है। शॉर्टकट बता दूं, टाइम बचाएं, जरा सॉल्व करना है। देखो सॉल्व तो उसी तरह करना पड़ेगा जैसे कर चुके, ऐसा ही है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर सॉल्व करना पड़ जाए, अगर आपको चाहिए ना मैक्सिमम और मिनिमम की रेशो, तो फार्मूलाज को उल्टा लिख के सॉल्व करना, ताकि रेसिप्रोकल होकर वो अपनी जगह पर चले जाए। मतलब ऊपर लिखना मिनिमम के फार्मूला को, नीचे रखना किसको, मैक्सिमम को। नोट ना कीजिएगा, यहाँ पर आएगा रेड पर कॉन्स्टेंट 1/पासन, पासन होता है 3, यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज क्या आएंगी उसको देखिएगा। अगर मैं कहता हूँ मिनिमम, तो सबसे करीब कौन है 4, मैक्सिमम सबसे दूर कौन है, उल्टा नहीं लिखा मैंने, उल्टा लिखा। मैक्सिमम में सबसे करीब होगा 3 के सबसे करीब 4 और मिनिमम में 3। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आर से क्या होगा, ये हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगले स्टेप में अपनी जगह पर चले जाएंगे, रेशो फाइंड हो जाएगी। मेथड तो यही है, ठीक है, लेकिन इसका शॉर्टकट है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट याद रखें कि जब भी किसी भी सीरीज में मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशो फाइंड करनी है, आपने ऊपर लिखना है n², नीचे लिखना है n² माइनस p²। अभी शॉर्टकट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये तो पता है p क्या है। खास करो पासन सीरीज है ना, p कितना होगा 3, n क्या होगा p+1, n क्या होगा, आपका आंसर आता है। समझ आई बात कि अगर आपको किसी भी सीरीज के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशो फाइंड करनी है, तो शॉर्टकट होगा n² डिवाइड बाय n² माइनस p², और आपने n की जगह क्या पुट करना है उस सीरीज में p+1। अब अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा जी। हाँ, दोनों n की जगह, मतलब दोनों n की जगह मतलब क्या पुट करने का, ये देखिए बच्चे, आपको फाइंड करनी थी मैक्सिमम और मिनिमम पासन की। मुझे बताओ इसका p कितना होता है पासन का 3, तो n कितना होगा 4। अब n की जगह लिखोगे 4, यह आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऊपर आया 16, नीचे आया 16 माइनस 9 कितना होता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस p+1 का मतलब समझना है। p+1 का मतलब क्या है,
उस सीरीज के अंदर जो पी होगा उसमें +1। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि लाइमन है, लाइमन सीरीज में पी कितना है 1, तो एन की जगह क्या पुट करोगे 2, तो आएगा आंसर 2 का स्क्वायर 4 - 1 4/3 उसका आंसर है। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है कि किसी भी सीरीज के अंदर अगर आपने फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो, इस शॉर्टकट को यूज करना है। अब कुछ रह नहीं जाता इस टॉपिक के अंदर, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास पता है कि मैक्सिमम कैसे फाइंड करनी है, सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। एक और क्वेश्चन जो इस टॉपिक में पूछा जाता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड, या नंबर ऑफ ट्रांजिशन से रिलेटेड, कि अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नीचे नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है, स्टेप्स में आता है, तो कितनी ट्रांजिशंस करता है। जितनी ट्रांजिशंस करेगा, हर ट्रांजिशन से कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन भी तो होगी, फाइंड करनी है। मैं कहता हूं आपको एग्जांपल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, n = 5 से n = 2, बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेगी, क्या 5 - 2 बस। है फार्मूला, चलो 5 की जगह मैं 50 कर देता हूं, फिर गिनोगे ऐसे 50 से इधर इधर से इधर इधर से गिनते रहोगे। तरीका है इसका, वैसे शॉर्टकट है, हमें शॉर्टकट सीखना है। शॉर्टकट देखें क्या है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ ट्रांजिशंस को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट होता है n2 - n1। 5 - 2 कितना हो गया 3 इनटू n2 - n1 + 1, ठीक है 3 आया था, 3 + 1 4 × 3 होल डिवाइड बाय 2, आपका आंसर आ गया 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हो गया। ये फार्मूला कहीं से भी कहीं चला जाए, 50 से 3rd में आ जाए, 50 से 40 में आ जाए, आपने बस वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। साथ इस छोटी सी डायग्राम को बना लो, n2 ऊपर वाला, n1 नीचे वाला, जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का ये शॉर्टकट होगा। अब हम इसके अलावा जो शॉर्टकट एक और पढ़ते हैं वो होता है n × n - 1/2, पता है, ये भी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला है, शॉर्टकट है। अब हम सोचते हैं कि ये कब अप्लाई होता है और ऊपर वाला कब अप्लाई होता है। ये बच्चे तब अप्लाई होता है जब n1 की वैल्यू 1 होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से 1 में आएगा ना, ग्राउंड में, तब ये अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 7 से आया, 7 - 1 6 × 7 42 42 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर 21 स्पेक्ट्रल लाइंस होगा। तो ऊपर वाले और नीचे वाले को ख्याल रखना, ऊपर वाला कहीं भी उसको 1 के लिए अप्लाई कर दो। जब आप इस n1 की जगह 1 पुट करोगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यही नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों का फर्क पता हो कि मेन फार्मूला वो है। अगर कहीं पर ये लिखा हो किसी जगह शॉर्टकट्स के अंदर, ये तब अप्लाई होता है जब n1 की वैल्यू और आप n2 की जगह n लिख रहे हो, तब अप्लाई होता है। ग्राउंड में जब आएगा तब अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बोर की बात करेंगे और उसके रिजल्ट्स की। बोर एटॉमिक मॉडल जो हमारे पास है वो रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स हैं कुछ उनको कवर करता है और कुछ खुद भी फिर ड्रॉबैक छोड़ जाता है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हमें उन चीज़ों की तरफ तो नहीं जाना है कि क्या उसके ड्रॉबैक थे, हम सिंपली उनके पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे और उसके मैथमेटिकल रिजल्ट्स को देखेंगे क्या है। पहला बच्चे जो हमारा पॉस्टुलेट होता है दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स।
कि जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं पर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिक्स होते हैं, और उनमें रहते हुए वो एनर्जी को लूज नहीं करता। रदरफोर्ड तो कहता था कि एनर्जी लूज करेगा, लेकिन बोर के अकॉर्डिंग वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और वहां पर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो किसी भी तरह की एनर्जी को लूज नहीं करता। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एमिट तभी करता है जब वो ट्रांजिशन करता है। तो सेकंड पोस्टुलेट उसी से रिलेटेड है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी तो वहां पर जो भी वो एनर्जी इमिट करेगा वो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हमारे पास होती है n से p, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और जो एनर्जी यहाँ पर होगी फोटॉन की वो इन दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल आएगा, जिसको रदरफोर्ड ने n और p की फॉर्म में लिखा। तो फार्मूला यहाँ पर होगा En माइनस EP इज इक्वल टू HF एंड दैट इज रिटन एज hc/λ। इसके क्वेश्चन होते हैं, आपको En और EP की वैल्यू गिवन होगी, आप सब्स्टिट्यूट करोगे, कैलकुलेट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, एनर्जी दी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वो उसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि राइट साइड पे जो प्लैंक कांस्टेंट है वो जूल में है, 6.63 10⁻⁻34। आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज इतनी आसान लगती हैं, वो लगता है कि बस डायरेक्ट ही कर दें। जैसे मैं कहता हूं कि अगर हाइड्रोजन में ग्राउंड लेवल है तो उसकी एनर्जी -13.6 है। जो पहला हमारे पास एक्साइटेड लेवल होगा, पहला एक्साइटेड लेवल, उसकी एनर्जी होगी -3.4। अब इनको यहाँ पर डिफरेंस देना बड़ा आसान है, लेकिन गलत तरीका है। आपने जब भी यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपने जूल में करनी है। हाँ, ये काम कर सकते हो कि डिफरेंस लेने के बाद उसको कन्वर्ट कर दो, फिर आगे सॉल्व कर लो, ठीक है, लेकिन कन्वर्ट जरूर करना। En-EB में वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे, पॉजिटिव नहीं करेंगे। जो वैल्यू गिवन होगी वही पुट करेंगे। फर्स्ट करो, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। अच्छा, एक चीज और भी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n कितना होता है? 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, ग्राउंड तो फर्स्ट एक्साइटेड नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? जहां n की वैल्यू क्या होगी? 2। जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी n की वैल्यू 3। तो मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आया, जो फोटॉन उसने इमिट किया, बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हम कहेंगे En माइनस EP इज इक्वल टू HF। En क्या है? हाई एनर्जी लेवल, -3.4 पुट करेंगे। EP क्या है? -13.6। नेगेटिव का ख्याल रखना है। H क्या है? 6.63 10⁻⁻34, और F को हमने कैलकुलेट करना। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो 6.63 है, ये से क्या हो जाएगा? कई दफा बच्चे यहां तक करते करते ही भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कुछ था, क्योंकि हमने जो सॉल्व करना शुरू किया उधर टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि भूल चुके होते हैं। जेन्युइन है, मतलब हम भी अगर इस लेवल के ऊपर किसी टेस्ट में बैठेंगे तो हम पे भी वही प्रेशर होगा जो आप पर होगा। तो ये ख्याल रखना आपने। अगर आप उस पॉइंट के ऊपर अपने प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हो ना, सेंसेस में रहते हो, आप टेस्ट पास कर लोगे। मैं कोई बात बताता हूँ इसके बाद जो आपके काम की है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, किस में कन्वर्ट करोगे? यहीं पर लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। फायदा क्या हुआ? ये जो 1.6 है, ये लास्ट क्लास में तुमने किया था, ये से सॉल्व कर देना। क्या था बच्चे? 4। 1.6 इंटू 2 3.2, तो 1.6 इंटू 4 6.4। जब भी कोई ऐसे वेरिएबल्स आए, खास तौर पे डॉन मॉडर्न फिजिक्स में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, आपने इनको डायरेक्ट सॉल्व करके 4 लिख देना, आगे कुछ भी नहीं रह जाता। ऊपर आपके पास 13.6 में से 3.4 सब्ट्रैक्ट होगा, या आपके पास कितना आ जाएगा? 10.2। डिवाइड क्या हो रहा है? 4, और साथ क्या है? यहाँ 10 की पावर -19 है। 34 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी? निकाल लेते हैं वो भी। 10 को 4 से डिवाइड करो, 2.5। 0.2 भूल जाओ, 2.5 ही काफी है, और साथ बस ये आपका हर्ट्ज में आंसर आ गया। क्लियर? अगर वेवलेंथ चाहिए होती, चाहे यहां तक करके c/λ कर दो, चाहे शुरू में कर दो। क्लियर? चलिए अब वापस आते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे। तो थर्ड पोस्टुलेट है बोर का, दैट इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कि जो इलेक्ट्रॉन किसी डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है? वो वैल्यू होती है n टाइम्स h/2 पाई, और ये h/2 पाई भी कांस्टेंट होता है जो हम हाइजेनबर्ग में यूज करते हैं। h बार याद है? h बार कितना होगा? ऑलमोस्ट 1×10⁻⁻34, क्योंकि h है 6.63, 2 पाई 3.14 इंटू 2 6.28, तो 6.63 और 3.28 सॉल्व होगा भी 6.28, तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। तो मीन्स ये भी सॉल्व करना आसान है। हमें किसी भी n की वैल्यू गिवन हो, फर्स्ट तो मैं कहता हूँ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट n कितना होगा? 6 h बार आपका आंसर है। ठीक है, h बार कांस्टेंट है ऑलमोस्ट 1, तो 6×10⁻⁻34 आपका आंसर है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट वही होता है जो प्लैंक कांस्टेंट का होता है, जूल सेकंड। नजर आ रहा है n टाइम्स h बार है। जो पहला पॉस्टुलेट इसका है ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के अगेंस्ट है। जो दूसरा पॉस्टुलेट है ये क्वांटम थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेन होता है, क्योंकि आप इन टर्म्स ऑफ फोटॉन बात कर रहे होते हो। और तीसरा पॉस्टुलेट डी ब्रॉगली एक्सप्लेन करता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की बेस पर। रिपीट कर रहा हूं, पहला रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से रिलेटेड है, दूसरा क्वांटम थ्योरी की बेस पर है, इन टर्म्स ऑफ फोटॉन की बात हो रही है, और तीसरा डी ब्रॉगली इसको प्रूव करता है किस बेस पे? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। अब फार्मूलाज की बारी है, जहां कोई गलत लिखूं मुझे बताइएगा। फार्मूलाज हमें चाहिए क्वांटिटाइज रेडियाई के, क्वांटिटाइज एनर्जी के, वेलोसिटी के। किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना हो, फार्मूला होता है n² h² ओवर 4π² ke² m। इस फार्मूला में इस n के अलावा सब कुछ क्या है? तो ये फार्मूला लिखा जाता है फिर n² टाइम्स r1। r1 जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस याद होना चाहिए कितना होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे हम इसको। 0.053 नैनो है, हम एंगस्ट्रॉम में याद रखेंगे। अब फर्स्ट करो मैं कहता हूं कि 8th एक्साइटेड स्टेट का रेडियस कितना होगा? 8 मींस n की जगह 9, तो 9 का स्क्वायर 81 का हाफ 45, क्योंकि 0.5 है ना, हाफ होगा, तो 81 का हाफ 45 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर है। 0.5 को यूज करें, 0.53 क्यों यूज करें हम? क्लियर? एनर्जी की तरफ आ जाए। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई, बल्कि नेगेटिव आएगा, 2π² k² e⁴m ओवर n² h²। यहां भी इस n के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। अगर n के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है तो ये फार्मूला क्या बन गया? ये बन गया नेगेटिव E0 ओवर n²। E0 कांस्टेंट है, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n²। किसी भी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी फाइंड नहीं हो जाएगी, n ही तो पुट करना है और 13.6 से डिवाइड करना है, और कोशिश करो शुरू वाली चंद एक याद हो जाए। हमने कहीं पर लिखी भी थी, ये लिखी थी, दोबारा लिख लेते हैं इसको। अगर n की वैल्यू 1 तो नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n की वैल्यू 2 नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n की वैल्यू 3 ऑलमोस्ट नेगेटिव 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n की वैल्यू 4 नेगेटिव 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बाद 0.5 हो जाता है। क्या ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? तो बढ़ रही है। नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होगी उतनी बड़ी होगी, तभी तो हाई एनर्जी लेवल बोलते हो। ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ती है, तभी तो नीचे आते हुए एनर्जी इमिट होती है, और ऊपर जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो नेगेटिव 0.8 ग्रेटर है, नेगेटिव 3.6 लेसर है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो क्या 0 ग्रेटर है लेसर है? ग्रेटर है, एनर्जी बढ़ती है। नेक्स्ट वेलोसिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। वो फिर वो क्या होगी? ऊपर जाने का मतलब क्या हो? तो आपके पास एक्साइटेड हो गया, वो किसी ऑर्बिट में तो नहीं है। 2 पाई, वही तो बता रहा हूँ, फिर वो एक्साइटेड स्टेट बन गई ना, बेसिकली फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। उसकी एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है। जब तक इलेक्ट्रॉन बाउंड रहेगा ना किसी ऑर्बिट में, एनर्जी नेगेटिव होगी, और जब उसकी एनर्जी पॉजिटिव है तो वो फ्री आज़ाद है। वो कहाँ पर है? वो वैलेंस बैंड में नहीं, कंडक्शन बैंड के अंदर है।
2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच, इसकी वैल्यू है। इसमें एन क्या है? कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ सॉरी एन वेरिएबल है, बाकी सब कुछ क्या है? कांस्टेंट। तो ये फार्मूला यूं लिख लो v1 ओवर एन, और पहले ऑर्बिट की वेलोसिटी याद कर लो, होती है 2.18। अपनी आसानी के लिए 2.2 याद कर लो, और साथ 10 की पावर 6 डिवाइड करना n, उस ऑर्बिट की वेलोसिटी भी फाइंड हो जाएगी। तो ये सारा यूनिट शॉर्टकट बेस है कि आपको पता हो कि शॉर्टकट में n क्या आएगा, p क्या आएगा, बाकी E1 क्या है, E0 क्या है, R1 क्या है, V1 क्या है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो En का ताल्लुक n से डायरेक्ट है, इनवर्स है? फिर वही गलती, n के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स नहीं होता। चलिए दो बातों पे खत्म करेंगे इस यूनिट को, दो क्वेश्चंस ये बेसिकली। अगर मैं आपको कहता हूं किसी भी ऑर्बिट में आपको टोटल एनर्जी गिवन है, ये टोटल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट, क्या आप उस ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो? अगर आपको किसी भी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी गिवन है, फर्स्ट तो ये है, क्या आप इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक फाइंड कर सकते हो? कैसे? ये टोटल को नेगेटिव साइन से पॉजिटिव कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और उसका उल्टा बोल दे, काइनेटिक को उसका हाफ कर देंगे तो वो पोटेंशियल डबल कर देंगे, कुछ गलती करके, तो याद रखिएगा आप फाइंड कर सकते हो। किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक का सम होती है। पहले बताता हूं वैल्यू, फिर शॉर्टकट बताता हूं। जब हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो ये नेगेटिव के ई स्क्वायर ओवर आर एन होती है। जब काइनेटिक को फाइंड करते हैं वो पॉजिटिव के ई स्क्वायर ओवर 2 आर एन होती है। और जब यही सब ऐड करके टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं तो वो नेगेटिव के ई स्क्वायर ओवर 2 आर एन है। गौर से इन तीनों को देखो, इन तीनों के अंदर के ई स्क्वायर ओवर आर एन कॉमन है, ऐसा ही है। काइनेटिक जो है उसके नीचे 2 आता है, टोटल के नीचे 2 आता है, पोटेंशियल के नीचे 2, मतलब पोटेंशियल डबल है। पोटेंशियल क्या है? इसके लिए आपने एक शॉर्टकट याद रखना है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो आपकी एनर्जी होगी, अगर वो नेगेटिव ई है तो पोटेंशियल नेगेटिव 2 ई होगी और काइनेटिक ई होगी। ऐसा ही नजर आ रहा है ना, यहां पर देखो, अगर मेरे पास यहाँ 2 डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो क्या पोटेंशियल काइनेटिक के डबल नहीं है? क्या पोटेंशियल टोटल एनर्जी के डबल नहीं है? मैंने वही लिखा है। साइंस का ख्याल रखना है। इलेक्ट्रॉन बाउंड है, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, टोटल भी क्या आएगा? नेगेटिव। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? नो, नेगेटिव 2 छोटा है, नेगेटिव ई बड़ा है। तो नेगेटिव 2 छोटा है, ये ना सोचिएगा कि पोटेंशियल डबल का मतलब है पोटेंशियल ज्यादा है, ये नेगेटिव में ज्यादा है। अब आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस शॉर्टकट को अगर याद रखो तो इजीली एनर्जी को फाइंड कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं किसी एनर्जी लेवल में एनर्जी की वैल्यू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फाइंड करो इस ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आप इसको डबल कर दोगे, आप कहोगे नेगेटिव 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछे काइनेटिक कितनी है, आप कहोगे जितनी टोटल है, फर्क वो नेगेटिव है और ये, ठीक है। तो ये शॉर्टकट सही तरह याद रखना है, फिर होगा। अगर कहीं गलती कर दोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो रेशो के होते हैं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशो क्या होती है, किसी भी ऑर्बिट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक की रेशो क्या होती है, और किसी भी ऑर्बिट के अंदर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशो क्या होती है। देखते हैं हमें याद है नहीं याद। पोटेंशियल टोटल के डबल होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं, 2:1 आएगा, सही है। पोटेंशियल काइनेटिक के डबल होता है लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, काइनेटिक टोटल के इक्वल होता है लेकिन काइनेटिक पॉजिटिव होता है टोटल। लास्ट पॉइंट और खत्म यूनिट। लास्ट पॉइंट क्या, ये आप ही मुझे बताओगे, मैं शायद इसमें गलती करूं। ऊपर जाते हुए जब n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपने मुझे बतानी है वेरिएशन। बताइएगा, स्टार्ट करते हैं किससे? रेडियस से। ऊपर जाते हुए रेडियस बढ़ता है कम होता है? डेल्टा आर बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। डेल्टा आर बढ़ता है, दो ऑर्बिट में डिस्टेंस बढ़ता जाता है n² की वजह से। ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है।
ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कम होती है? ऊपर जाते हुए काइनेटिक कम तो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी कम तो मोमेंटम भी। ऊपर जाते हुए एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। L इज इक्वल टू n टाइम्स h/2π। n बढ़ रहा है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है। एक चीज मैं भूल गया, एनर्जी के साथ डेल्टा ई भी, शाबाश, डेल्टा ई कम होता है। ये चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि जब n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा। टोटल एनर्जी के बारे में कभी ना कह देना कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट एक ऑर्बिट में है जो डिस्क्रीट है, ऊपर जाओगे चेंज होगा, ऊपर जाओगे चेंज होगा। तो बच्चे अमूमन यही गलती करते हैं कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है कांस्टेंट एक ऑर्बिट में, अगले में फिर कांस्टेंट है, फिर उसमें कांस्टेंट है, लेकिन सेम